हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट एस फाउंडेशन। एपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें जीएस पेपर टू हो चुका है। तो हम लोग जीएस पेपर टू को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्या पढ़ाया हमने, क्या आया, ये सब कुछ नहीं होगा। सिंपल हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। एक, क्वेश्चन क्या आया है, एंड दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के बारे में तो आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू बोस्ट अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो वो बहुत बोरिंग सी वीडियो बनने वाली नहीं है हमारी, और क्रेडिट लेने का कोई हमें शौक नहीं है। वी विल स्टार्ट विद द इंटायर एकेडमिक जो भी डिस्कशन हुआ है उसी पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये वीडियो दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लोग जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको पता होना चाहिए कि आपने अपने आंसर्स जो मेंस में लिख के आए हो, उस आंसर्स के लिखने में आपका जो लेवल है और जो एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन था, आपने वहाँ तक मैच किया या नहीं मैच किया। आपको रिजल्ट का वेट करने का देखो जरूरत नहीं होता। जो लोग मेंस देते हैं उनको पता होता है हमारा पेपर कैसा गया, पहली बात। दूसरी बात, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी क्लासरूम प्रोग्राम में हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्रिपरेशन करते हुए एक दो महीने हुए हैं जिनको। 250 नंबर का जीएस पेपर टू का पेपर होता है। तो इन 250 नंबर के पेपर में आपको ये देखना होगा कि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, मतलब 130 120 तक आप कैसे ला सकते हो। ये अपन पूरी सारी चीजें देखेंगे क्वेश्चंस को देखते हुए। अभी तक तो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे, अब बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं आपके पास, उन स्ट्रैटेजी के साथ देखेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो सोर्सेज बताए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर एपीएससी या यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है, तो हमें अपने प्रिपरेशन को कैसे शिफ्ट करना है वो सारी डिस्कशन हम लोग देखेंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका की प्रोविजन पूछ रहा है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पूछ रहा है। कौन सा? विमेन रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023। ये क्वेश्चन 110% आपको करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के 5 अमेंडमेंट होते हैं, लास्ट जो 5 अमेंडमेंट होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा वो आपसे पूछ लेता है, पिछले 2-3 साल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं वो आपसे पूछता है, तो वो आपको आना चाहिए एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन। कि विमेन रिजर्वेशन वाले बिल अगर आपको आता है उसके प्रोविजंस तो बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो चेंजेस किया गया उसके बारे में बताइए। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये बड़ा ही प्यारा सा एकदम क्वेश्चन है, एकदम मतलब इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं, ठीक है। मैं इसमें आपको बैकग्राउंड वगैरह भी डिस्कस कर लेगा। इन मोमेंट व्हेन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, क्या होता है ये, in the moment when democratic institutions weaken, a vigilant judiciary becomes not just a guardian of the constitution but a custodian of people's trust। इतना पहले स्टेटमेंट समझते हैं। कहना ये चाह रहा है कि अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, अभी क्वेश्चन मार्क के अंदर है ना, ठीक है, फिर क्या हो गया, सीएजी हो गया, राइट। इसके अलावा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, और ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कह रहा है तो केवल आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडीज को ही नहीं ध्यान देना, लेजिस्लेचर को भी ध्यान देना है। कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या बाकी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, अगर ये कमजोर हो जाती हैं, अगर ये वीक हो जाती हैं, अगर ये अपने डिजायर्ड फंक्शंस को नहीं परफॉर्म कर पाती हैं, उस केस में जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। नॉर्मल केसेस में जुडिशरी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, बट अब जब इंस्टीट्यूशन वीकेन हो रही हैं उस केस में ये पीपल के ट्रस्ट को भी कस्टोडियन की तरह देखता है। आपको इस स्टेटमेंट में क्या करना था, इवेलुएट करना था इस स्टेटमेंट का। इनडायरेक्टली आपसे पता है क्या पूछा है, एक लाइन का अगर मैं आपसे बात बोलूं तो ये पूछा है रोल ऑफ जुडिशियरी ड्यूरिंग क्राइसिस, बस इतना ही पूछा है और कुछ नहीं है आपको। ठीक है, तो ये जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का वो आप यहाँ पे बता सकते हो। अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिलिमिटेशन से रिलेटेड, सेक्शन 8A, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस कैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है, स्पेसिफिक है किससे, असम में। रिसेंटली पिछले 1 साल से जो डिलिमिटेशन का डिबेट चल रहा था पूरे के पूरे असम में, वो वहां से निकल के आया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
ठीक है, तो अगेन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना चाहिए था। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे एक स्कीम के बारे में पूछ लिया है जो हेल्थ केयर सेक्टर से है। अटल अमृत अभियान ने हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाया है, वो भी कौन से सेक्शन, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसको एनालाइज कीजिए, मतलब इस स्कीम्स के प्रोविजन बता दो, इस स्कीम्स के पॉजिटिव बता दो, और इस स्कीम के क्रिटिसिज्म बता दो, इश्यूज बता दो, तो ये क्वेश्चन आपसे एड्रेस हो जाएगा। एंड ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो थोड़ा बहुत अफोर्डेबल हेल्थ केयर के बारे में लिख लो। मतलब ये तो फिर इधर उधर की बातें करनी हो गई। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आता है वाला बात है, स्कीम स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगेन आपसे एक दूसरा स्कीम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जिसमें गुणोत्सव स्कीम के बारे में पूछा। ये कहाँ से आया, एजुकेशन। 3 चीजें आपको हमेशा बताई जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट प्लस विमेन रिलेटेड जो भी स्कीम्स आते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स आ रही हैं, जो एजुकेशन रिलेटेड स्कीम आ रही हैं, जो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स आ रही हैं, वो सारा आप कवर करोगे। विमेन रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप लोग कवर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रिक्स के बारे में है, और ब्रिक्स के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आप बताइए ब्रिक्स का एज अ इकोनॉमिक ब्लॉक, और इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ठीक है, ब्रिक्स का कौन सा इंपॉर्टेंस बताना है, ब्रिक्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है। इंडिया, चाइना, जो बाकी जो नए मेंबर जुड़े वो भी जोड़ लो, बाकी के जो ये मेंबर है, ठीक है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो ब्लॉक है इसमें जो नए मेंबर जुड़े हैं, ठीक है, आपका उसका कौन सा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है। ऑब्वियसली ब्रिक्स ने जो हमारा यूएस और यूरोप डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस थे उनको रिप्लेस करने की एक इमर्जिंग इकोनॉमीज की कोशिश है, तो उसके इकोनॉमी के बारे में आप बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है। एंड जब भी हम ब्रिक्स पढ़ते हैं तो ब्रिक्स को हम जनरली किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर के तौर पे ही हम लोग उसको पकड़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं इन द सेंस। ठीक है, जो वेस्ट की डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अगेंस्ट ये एक काउंटर इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए, किसके लिए किसकी है ये डेवलपिंग कंट्रीज की है। ठीक है, अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी किसकी, चाइना की। तो ये इंडिया हो गया, आसपास आप देखोगे कि जितने भी कंट्री हैं इंडिया को घेरने की कोशिश करता है, कौन, चाइना। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसको कैसे इंडिया, हाउ डज दिस स्ट्रैटेजी चैलेंज इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो अगर आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सुना होगा, पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में भी ये कई बार आता है, चाइना इंडिया के रिलेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको कवर किया ही जाता है। तो अगेन एक आसान सवाल था। फिर उसके बाद हाउ हैज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेड टू द वेलबींग एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। ठीक है, मतलब आपसे एक स्कीम है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। ठीक है, इसका आपसे रिजल्ट पूछ रहा है कि जो इतने साल हो गए आप बताइए कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, कैसे इसने गर्ल चाइल्ड वगैरह को क्या किया है, एम्पावर्ड किया है, ये आपको बताना था। फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया, फोकस एरिया ऑफ डिजिटल इंडिया का फोकस एरिया आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताना है किसका, सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं उसके आपको बताना है। और ये सीएससी 2.0 है, रिसेंटली इसको जो चेंज किया था वो है। फिर देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपसे सिविल सर्वेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, द सिविल सर्वेंट्स आर डेडिकेटेड बाय द, यार डिक्टेटेड, देखो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली जब आप बोर्ड के बहुत पास से रीड करते हो तो दिखाई नहीं देता है। The civil servants are dictated by the rules and procedure. Examine the statement in the light of rights of civil servant in India. वो जो कोड वर्ड है सिविल सर्वेंट का, सर ने एथिक्स में भी आपको पढ़ाया होगा, उसके पर्सपेक्टिव में चीज़ों को आपको क्या करना था, एग्जामिन करना था। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया। वो जो कोड ऑफ सिविल सर्विसेज है वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें उठा लो और कर लो। सिविल सर्वेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको भी आप यहाँ पे मेंशन करना। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन अगर एथिक्स में पूछा होता तो चीजें इसकी थोड़ी सी अलग होती, बट अगर ये पॉलिटी वाले पेपर में पूछा है तो हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डालना है, थोड़ा सा जो रूल्स है उनका उसके हिसाब से जो चीजें वहाँ पे डालनी है। रिसेंट जो कंट्रोवर्सी रही है उससे भी आपको डालना होगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन,
safeguard the spirit of the constitution against majoritarian impulses in India. Very good, much expected. Examine the role of judiciary in इवॉल्विंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ नहीं करना है आपको, बताना है व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, फिर आप उसके बाद बता दो इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी जजमेंट हुए हैं केशवानंद भारती केस से लेके अभी तक के 5-6 क्वेश्चन, 5-6 जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है आप इसको क्वेश्चन में लिख दोगे तो 250 नंबर में आपको 250 वर्ड में आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा. फिर उसके बाद इफेक्टिवनेस पूछ रहा है किसका, फाइनेंस कमीशन का. सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज में जो फाइनेंशियल डाइल्यूशन की बातें होती हैं उसके लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है उसके इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रही है. तो फाइनेंस कमीशन के बारे में 3 बातें आपको लिखनी है. एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखनी है, दूसरा आपको ये लिखना है कि फंक्शंस क्या क्या है. ठीक है, इफेक्टिवनेस के लिए आपको पहले फंक्शन बताना पड़ेगा चूंकि 250 नंबर का है, फिर उसके बाद बताना होगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा. तो कुछ पॉजिटिव बातें लिखनी है एंड कुछ निगेटिव बातें लिखनी है. 2 डायमेंशन को कवर करना है. फिजिकल इक्विटी आपको समझ में आता है और दूसरा स्ट्रेंथनिंग फिजिकल रिलेशन के बारे में आपको लिखना है. तो जो 14, 15, 16 फाइनेंस कमीशन वगैरह जो है उनके रिकमेंडेशन वगैरह के साथ साथ आप एनालाइज करना, ऐसे हवा में बस मत लिख देना. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 13, इवेलुएट टू व्हाट एक्सटेंट एनजीटी हैज सक्सीडेड इन इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल जस्टिस इन इंडिया. एनजीटी का एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया, कब बना कैसे बना, फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उसके केसेस लिख दिए कि उसने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं. फिर हाउ डज इट्स फंक्शनिंग reflect the tension among ecological sustainability, economic development and democratic accountability. देखो एनजीटी वगैरह में 2 डाउट तो होता है कि अगर आप डेवलपमेंट करने जा रहे हो पेड़ कटने लग रहे हैं तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. तो कॉन्फ्लिक्ट में कैसे इसको रिजॉल्व किया गया है ये आपको बताना है. ठीक है. टेंशन पूछ रहा है कि टेंशन को कैसे, मतलब कैसे एनजीटी जब फंक्शन करती है, एनजीटी जब फंक्शन करती है तो कैसे इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पे असर पड़ता है. फिर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, व्हाट इज 6th शेड्यूल. मतलब इसका आना 110% था बिकॉज ऑफ लद्दाख वाला जो डिमांड है वहां से आ रहा है. रोल ऑफ गवर्नर प्रीलिम्स में भी आप लोग पढ़ते हो तो ये आप आराम से कर सकते थे. उसके बाद असम स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SAPCC, दैट इज द असम का स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. वो पेरिस क्लाइमेट जो मीट है वहीं से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हर स्टेट का अपना अपना एक्शन प्लान आ रहा है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है. तो ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि क्या होगा किसी भी एक्शन प्लान का, अगर आपको डेटा याद है तो बहुत अच्छी बात है. की सेक्टर पूछ रहा है असम में जहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको लिख लीजिएगा. फिर डिस्पाइट टी सेक्टर के बारे में आपसे पूछ रहा है, टी एस्टेट के बारे में पूछ रहा है. हालांकि मतलब मैं बस एक, मुझे अभी रिसेंटली याद आया जब मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन ज्योग्राफी में मैंने आपको इंडस्ट्रीज पढ़ाई थी. उस इंडस्ट्रीज के टाइम में मैंने आपको बोला था टी 110% पूछा जा सकता है. ठीक है. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है वो इम्पोर्टेंट है तो एग्जामिनर को भी लगता है कि वो दे देना है. तो उस केस के लिए ये आपका क्वेश्चन हो गया टी वाला. खैर, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 FCRA एक्ट 2020 के बारे में पूछा है और उसका इम्प्लीकेशन पूछ रहा है डेवलपमेंट इंडस्ट्री पे. डेवलपमेंट इंडस्ट्री आपको बताया गया है, एनजीओज वगैरह से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो FCRA में जो रिसेंट चेंजेस हुए उसके बारे में, अगेन ये लद्दाख में जो चीज़ें हो रही हैं, सोनम वांगचू को जो अरेस्ट किया गया था उस केस में भी FCRA के लॉज वगैरह निकल के सामने आए थे. मतलब क्वेश्चन नंबर 18 बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसका इम्प्लीकेशन पूछा गया. कहाँ पे? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिन लोगों ने मेंस दिया होगा उन लोगों ने बांग्लादेश तो अच्छे से कवर करके गए होंगे. फिर उसके बाद क्वेश्चन 19 अगेन बिम्स्टेक के बारे में पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है और स्पेसिफिक किससे हो गया, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड. सार्क को हटा के जो हम बिम्स्टेक की तरफ हमने अपना शिफ्ट किया है वहाँ से ये सारी चीज़ें निकली. एंड लास्ट क्वेश्चन, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में वो फैक्टर क्या क्या है जो रिलेशन को सेव कर रहे हैं. बस आपसे रिलेशन नहीं पूछ रहा, वो फैक्टर्स पूछ रहा है जो रिलेशन को सेव कर रहे हैं. ठीक है. तो ट्रम्प,
चाइना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग लिख सकते हो, प्रशांत सर ने आपको क्लासेस में समझाई होंगी। अब हम करते हैं आगे की बात। जीएस पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट है। फर्स्ट वी हैव पॉलिटी, then we have governance plus social justice, and then last we have international relation. अगर पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन के मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 महीने के अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लो तो आपका अच्छा हो जाएगा, करंट अफेयर्स पढ़ लोगे ठीक हो जाएगा। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी होता है, मतलब कुछ स्कीम्स है जो न्यूज़ में है, नई नई इनिशिएटिव हो रही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया जा रहा है, या फिर नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, एनजीओ के रेगुलेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटी में जो कोर पॉलिटी है, कोर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपको देखना पड़ेगा। तो जीएस पेपर 2 जो थोड़ा सा स्टैटिक है, जो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स है, एंड फिर असम वाला डायमेंशन आपको कवर करना है। तो अगर आप केवल एपीएससी स्पेसिफिक है तो 3 डायमेंशन पे काम कीजिएगा। जो स्टैटिक पोर्शन है जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करंट अफेयर्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूट्यूब के वीडियोज़ देखना, मैगजीन पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, एंड असम का जो स्पेसिफिक है ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपनी तैयारी में ये तीनों डायमेंशन देखने होंगे व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस का पेपर 2, राइट। एंड प्लीज लेट अस नो आपका पेपर कैसा गया, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो भी, और अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो भी ट्राई टू राइट द पेपर एट लीस्ट, राइट। 3 घंटे में देख लेना तुमसे कितना लिख पा रहे हो। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो और 2 4 5 महीने हम मेहनत करेंगे जब तक प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आता, कि हमारी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए, राइट। सो थैंक यू, वी विल डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द पेपर 1 2 3 4 5 जो भी पेपर है, ये सारे पेपर को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।